अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंसान की बढ़ती हुई आबादी से क्या क्या नुकसान होता है और साथ साथ कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लंग्स कैंसर और कैंसर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है हमारा इंसान का पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ शॉर्ट्स वगैरह इस क्वेश्चन से दे सकता है। तो आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन से लास्ट ईयर या कुछ साल पहले शॉर्ट्स बना करके दिया गया था। तो सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन का बात करते हैं तो दुनिया का पॉपुलेशन आज के टाइम पर 8 बिलियन पहुंच चुका है और इंडिया का पॉपुलेशन 141 प्लस करोड़ हो चुका है, जिसको अगर हम बिलियन में बोलेंगे तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन आज के टाइम पर हो चुका है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन और पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुके हैं हम लोग। तो इतने ज़्यादा लोग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ना एक सही तरीका है, एक सही चीज़ है, पर ओवर पॉपुलेशन हो जाना ये एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ओवर पॉपुलेशन हो जाने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ता है। आपके बुक में ये 7 प्रॉब्लम्स लिखा हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद से जाएंगे कि क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि एज्मा, इसके ब्रोंकाइटिस, कैंसर्स पैदा करने वाले कौन कौन से केमिकल्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये सब भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो पर। तो जैसे कि आपको बताया, हम आज वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है और इंडिया का अकेला 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जो दुनिया का अब तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इस तरह से अगर पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज करेगा तो पहला पॉपुलेशन क्या होगा, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप का होता है। तो एक मिनट, एक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसके कहते हैं हम, ऐसा रिसोर्सेज बेटा सबसे पहले तो ये जानते हैं रिसोर्सेज किसे कहते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले तमाम चीज जिसे इंसान यूज करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तमाम चीज इंसान यूज करता है डे टू डे लाइफ में, इसलिए इसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। अब कुछ रिसोर्स ऐसा होता है जो रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल मतलब बेटा जिसको हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं तो उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, एयर, दिस आर द सोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड रिपीट एंड मेनी टाइम्स। और इसमें क्या होगा, ये रिसोर्स खत्म होने वाला नहीं है। तो पानी, हवा या फिर सनलाइट ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, इसे बार बार यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कह रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें एक बार यूज अगर कर लिया जाए तो दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कह रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये सारे रिसोर्सेज आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर सारे रिसोर्सेज हम ही खत्म कर देंगे तो आने वाले जो जनरेशन है उन्हें ये सब का लाभ, इन सब का फायदा नहीं उठाने को मिलेगा, क्योंकि सारे रिसोर्स को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है एक ओवर पॉपुलेटिंग कंट्री का। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग जंगलों को काट दे रहे हैं। जंगलों को काटना क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पर घर बना सके, फैक्ट्रीज बना सके, रोड, हाईवे ये सब कंस्ट्रक्ट कर सके, इसलिए हम लोग जंगल को काट दे रहे हैं। तो जैसा हम बता रहे थे डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है बेटा, कि जंगलों को काट दिया जा रहा है। अब जंगलों को काट दिया अगर जाएगा तो इससे क्या होगा, इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा।
इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल प्लांट्स पाए जा रहे हैं, कोई जानवर पाया जा रहा है और कुछ पत्थर है, पानी है, ये सारी चीज़ पाए जा रही है। ये सारा चीज़ वहाँ का इकोसिस्टम कहलाएगा। अगर इकोसिस्टम में कोई भी कंपोनेंट हट जाता है तो वो सारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारे लिविंग और सारे नॉन लिविंग चीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या कंपोनेंट का कमी आएगा तो सारे इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और वहाँ के रहने वाले जितने भी जानदार लिविंग थिंग्स है वो सबको नुकसान पहुँचेगा। तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन करने का नतीजा। अगर हम जंगल से सारे दरख्त हटा देंगे, जंगल से हम सारे दरख्त हटा देंगे तो सोचो उस दरख्त में रहने वाले तमाम पंछियाँ कहाँ जाएंगे, उस जंगल में रहने वाले तमाम जानवर कहाँ जाएंगे, तो उन लोगों का रहने का, रिहाइश का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है डिफॉरेस्टेशन से। नेक्स्ट है आपका श्रिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब हो रहा है क्या है कि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। अब क्या हो रहा है कि जो किसान है, किसान हम लोग जानते हैं कि आज किसान का क्या हाल हो रहा है, जो भी अनाज वो लोग उगाते हैं उसका सही से उन लोगों को अमाउंट नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली इस फ्रस्ट्रेशन में किसान क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को बेच देते हैं और उसी ज़मीन पर क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग्स वगैरह रहने के लिए बनाया जाता है। आप सोचिए कि आपके पास टोटल लैंड में से इतना एरिया आपके पास सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए, ताकि इन एरिया में रहने वाले तमाम लोगों को खाना मिल सके। अब ये भी लैंड अगर आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर भी लोग रहने आ जाएंगे तो जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सिमटते जाएगा और ये सिमट करके छोटा होगा। तो सोचिए कि इतना पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए। और वो सारा लैंड हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले को दे देते हैं ताकि वो वहाँ पर मल्टी प्रोजेक्ट, फैक्ट्रीज, घर ये सब बना सके। तो ये एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन बढ़ने का। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में वाटर का कमी नहीं है, 70% वाटर अर्थ में पाया जाता है, 30% लैंड पाया जाता है। पर हम वो 70% में से 98% का पानी, 70 में से 98% पानी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा खारा पानी होता है। ठीक है, वो 70% में से बहुत ज़्यादा तादाद में अप्रॉक्सीमेटली 98, 99, बहुत सारा, कुछ किसी का अलग 97 होता है। पर इतना समझिए कि 95 से अबव परसेंटेज पानी जो है हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सब खारा पानी समुद्र में पाए जाने वाला, ना उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ना उसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा पानी हमारे लिए बेकार हो गया है। बचा जो 3% पानी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 97 करके समझ, 3% पानी जो बचा हुआ है, इस 3% में से 2 हिस्सा जो है वो हमारे आइस कैप या ग्लेशियर में जमा हुआ है। अब आइस कैप और ग्लेशियर में जमा हुआ है यानी कि 3% में से 2 हिस्सा पानी वहाँ, अब बचा कितना, सिर्फ 1% पानी बचा। अब उस 1% को अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो 0.7% पानी जो है वो अंडर वाटर है और 0.3% पानी जो है वो आपका ऊपर सरफेस लेवल में पाया जाता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सरफेस लेवल पर पाया जाता है, जिसको हम लोग अपने डेली यूज़ में, पीने के लिए, हर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी पानी आहिस्ते आहिस्ते गंदा होते जा रहा है। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ गया वाटर पॉल्यूशन। तो इतना कम तादाद में हमारे पास पीने का पानी है और उस पानी को भी हम लोग क्या करते रहे, गंदा कर दे रहे। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो पानी गंदा हो रहा है। एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से वो पानी जब नदी या तालाब में जाता है तो सारे पानी को एसिडिक कर देता है। और नॉर्मली हम लोग पानी का जो आलूगी कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, उससे पानी खराब हो ही रहा है। नेक्स्ट है आपका देखिए प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी बताए थे आप लोगों को कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कुछ ग्रीन हाउसेस पाया जाता है अर्थ के चारों तरफ, जो अर्थ से गर्म रेडिएशन को जाने नहीं देता है और अर्थ का टेम्परेचर अचानक से डाउन होने नहीं देता है। तो ये सारे गैस का क्वांटिटी इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन कि अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो रहा है। अब ये अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई होने की वजह से क्या होगा बेटा, कि अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कैप्चर कर लेगा।
अगर अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कैप्चर करके रखेगा तो वो सारे तमाम जगह जो जहाँ पर ठंड है या फिर आइस जमा हुआ है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गलना शुरू करेंगे और वो सारे आइस समुंदर या नदी वगैरह में चले जाएंगे और इससे क्या होगा, एक बड़ा सा एरिया जो है पानी के अंदर आ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आने वाले 2050 में कैलकाटा जो है वो अंडर वाटर हो सकता है। कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई, ये 3 जो बड़ा सिटी है, मेगा सिटी है, ये सब अंडर वाटर हो जाएंगे क्योंकि पानी का लेवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड। अब ये वेटलैंड क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ना छोटे छोटे झील या तालाब पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं। और ये एक दो नहीं होता है, कंटिन्यूसली एक लैंड पर बहुत ज़्यादा झील या तालाब पाए जाते हैं, तो ये तमाम लैंड को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। ये एक तरीका का किडनी का काम करता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन होता है हमारा किडनी करता है हमारे बॉडी में, तो वैसे ही वेटलैंड्स हमारा अर्थ के लिए किडनी वाले काम करते हैं, गुर्दे का काम करते हैं। पानी को सर्कुलेट करना, वाटर साइकिल जो होता है उसको सर्कुलेट करना, बरसात करना, ये सारा वेटलैंड का काम होता है। पर आजकल पॉपुलेशन इतना बढ़ते जा रहा है कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये झील तालाब वगैरह को मिट्टी वगैरह से भर देते हैं और उसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बना देते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हमारा वेटलैंड जो है डिस्ट्रक्ट हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें रहने के लिए घर चाहिए। और आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा जगह है कैलकाटा में जहाँ पर क्या होता है, वेटलैंड को भर करके वहाँ पर सोसाइटीज़, घर, ये सब बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा सॉल्ट लेक एरिया, सॉल्ट लेक एरिया उसका नाम क्या है, सॉल्ट लेक। तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे लेक्स पाए जाते थे, वो सारे लेक्स को क्या किया जा रहा है, भर करके उसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाया जाता है। तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं हमारे यहाँ तो छोटा मोटा है, पर ये जो वेटलैंड्स होते हैं एक तरीका का किडनी का काम करते हैं, और अगर ये बर्बाद हो जाएंगे तो शायद हम भी इस दुनिया पर रहना हमारा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट इज स्कर्सिटी ऑफ फूड। स्कर्सिटी का मतलब कमी आ जाना। ऑब्वियसली इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गया आज के टाइम पर दुनिया में, कि बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिसे खाने के लिए नहीं मिलता है कुछ भी, ठीक है। 40% ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर खाने का कमी देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये सब अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, एग्रीकल्चर लैंड आहिस्ते आहिस्ते करके ख़त्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंजिंग आ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से खेती बाड़ी कम हो रहा है, फ्लड आ जाता है कभी कभी खेती बाड़ी के एरिया पर, तो सारे अनाज बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका कारण, इस सब का वजह से एक ही इफेक्ट होगा, वो है आपके खाने में कमी आना। या फिर अगर आपके देश में खाना है तो उसका दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लोअर क्लास का ही छोड़िए बात। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ता है। पॉपुलेशन बढ़ना सही है, पर ओवर पॉपुलेशन होना इट्स नॉट गुड। तो ये था आपका ओवर पॉपुलेशन से होने वाले तमाम नुकसान। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या बीमारी हम लोगों को हो सकता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लंग डिजीजेस, यानी कि हमारे ऐसी बीमारी जो हमारे लंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस में 2 बीमारी दिया है पढ़ने, एक है एज्मा और एक है आपका ब्रोंकाइटिस। तो एज्मा क्या होता है बेटा, हाँ हम लोग जानते हैं कि इसको अस्थमा बोलते हैं हम लोग, पर इंग्लिश में इसको जब आप प्रोनाउंस करिएगा तो इसको एज्मा पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग हो जाएगा तो इसका AZMA, एज्मा। इसको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, एस्थमा नहीं बोलते हैं लोग। उर्दू में या हिंदी में दम्मा बोल सकते हैं इस बीमारी को। ये क्रॉनिकल डिजीज होता है और इसका मेन काउज जो है आज तक पता नहीं चला है कि क्या होता है आखिर इसका मेन काउज, यानी कि एज्मा बीमारी कैसे इंसान के अंदर डेवलप करता है वो आज तक पता नहीं चला है। बस इतना पता है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो एयर पाइप है, जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा ट्रैकिया आया, ट्रैकिया के बाद ये जो 2 हिस्सा में बटा है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। एक पीस को ब्रोंकस बोलेंगे, दोनों पीस को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये जो आ रहा है ट्रैकिया और इस तरीके से डिवाइड हो जा रहा है,
दिस टू पाथवे इज नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई के लंग्स के अंदर जाके छोटे छोटे पाइपलाइन में बढ़ जा रहा है। ये जो छोटे छोटे पाइपलाइन आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। तो क्या होता है ना, जो हमारा एयर पाइप विंड पाइप है उनका उसका जो पैसेज होता है वो आहिस्ते आहिस्ते छोटा हो जाता है। अगर मान लेते हैं विंड पाइप का मुंह है और इतना बड़ा है पैसेज इसका, ये क्या होगा आहिस्ते आहिस्ते इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है विंड पाइप के अंदर में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो उस विंड पाइप का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आहिस्ते आहिस्ते इन्फ्लेमेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है पैसेज अपने आप छोटा होता जाता है। इसलिए हवा को इसके अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ होती है। और यही कारण, यही वजह है कि एज़मा में इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। तो क्या होता है इसमें देखिए, हमारा लंग्स ऐसा लगता है कि जकड़ा हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे विंड पाइप हमारे लंग्स के अंदर है। तो ये सारे लंग्स का विंड पाइप क्या हो जाता है ना, उसका जो डायमीटर है वो अपने आप छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाने की वजह से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे लंग्स को कोई पकड़ के, कोई जकड़ करके, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। सांस लेने में बहुत डिफिकल्टीज होता है और खांसी होता है, पर खांसी स्पेशली रात में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है एज़मा के। देखिए, हमको ये तो नहीं पता है हम लोगों को कि काउजेस क्या, पर इतना ये पता है कि अगर किसी को एज़मा होता है और वो एज़मा किस हिसाब से ट्रिगर किया जा सकता है। ट्रिगर का मतलब है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हमारे कंडीशन को और वर्स्ट बना देता है और ख़राब बना देता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो पेशेंट के क्रॉनिकल कंडीशन को और ज़्यादा बदतर बना देता है, जैसे कि SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर पढ़े थे हम लोग। ये छोटे छोटे बारीक ज़र्रात होते हैं जो हवा में पाए जाते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और जिसको एज़मा का प्रॉब्लम होगा तो उसके लंग्स में ऑलरेडी जगह है नहीं, पाइपलाइन में जो विंड पाइप है, एयर पाइप है, उसमें जगह है नहीं, और ये सारे जा करके वहाँ जमना शुरू हो जाएंगे, तो कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। पॉलन, एनिमल हेयर, ये सब भी क्या है ट्रिगर करते हैं किसी एज़मा वाले पेशेंट के अंदर कि उसकी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब करते। और बहुत सारे लोग इन सबको एलर्जेन भी कहते हैं। एलर्जी का मतलब इन सारी चीज़ों से अगर किसी को एलर्जी हो, यानी कि वो इन सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आने से उनके बॉडी में एज़मा का कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग, इस चीज़ को हम लोग एलर्जेन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, आपके ब्रोंकाई के म्यूकस मेम्ब्रेन फूल जाते हैं, जैसे इसमें होता है सेम यहाँ पर भी वही होता है, पर यहाँ पर कौन सा हिस्सा हो रहा है, दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन विल इन्फ्लेमेट, यानी कि यही पोर्शन सिर्फ क्या हो जाएगा आपका फूल जाएगा। और फूल जाने की वजह से क्या होता है कि मेन रास्ता है जहाँ से विंड अंदर ढुकेगा, वही रास्ता में विंड ठीक से अंदर नहीं ढुक पाता है। काउजेस इसका बुक में लिखा हुआ है आपका, स्मोकिंग करने वाले लोगों को ज़्यादा ये बीमारी देखा गया है। जो पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं, जो गंदे हवा यानी कि एयर पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उन्हें ये बीमारी ज़्यादा होता है। व्हीकल से निकलने वाले गैसेस से ये बीमारी ज़्यादा होता है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है इसका, कैसे देख के पहचान सकते हैं कि उसको ब्रोंकाइटिस हो चुका है। तो पहला है आपका कि बहुत ज़्यादा कफ होगा और कफ के साथ जो है लिक्विड बाहर आएगा, जैसे बलगम वगैरह जो होता है वो बाहर आएगा। नेक्स्ट है सांस लेने में डिफिकल्टीज होगी और आपका चेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करेगा। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। अब हम लोग नेक्स्ट बीमारी में जाते हैं, कैंसर। हमारा लास्ट टॉपिक कैंसर। ठीक है, तो कैंसर कोई एक बीमारी का नाम नहीं है कि हम लोग सारे कैंसर्स को एक ही टाइप का बोल सकते हैं। कैंसर बहुत टाइप का होता है, लंग कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, लिव कैंसर होता है, बहुत सारा टाइप का कैंसर होता है, माउथ कैंसर में ही समाया जाता है। तो बहुत टाइप का कैंसर होता है, पर कैंसर का काउजेस क्या है, जिस हिसाब से कैंसर्स के अलग अलग टाइप है, तो उस हिसाब से कैंसर का अलग अलग काउजेस भी है, जैसे कि पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूवी रेडिएशन, ठीक है ना, तंबाकू, सिगरेट, बहुत सारा कारण होता है कैंसर होने का। तो कारण जैसे बहुत सारा है, तो कैंसर में जो चीज़, जो केमिकल
कैंसर्स प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं। द केमिकल विच causes cancer, that type of chemical substance is known as carcinogen। उनको हम लोग कार्सिनोजन बोलते हैं। यूवी रेडिएशन से कैसे होता है बेटा? देखो, यूवी रेडिएशन एक तो डायरेक्ट सन से आता है और नॉर्मली जो लैब वगैरह में किया जाता है, तो वो रेडिएशन जब हमारे हाथ, स्किन वगैरह में पड़ता है तो स्किन कैंसर्स वगैरह क्रिएट करता है, तो ये एक रीज़न है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया है कि हम बताएं कि जो केमिकल सब्सटेंस होता है कैंसर पैदा करेगा उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं। तो जो इंसान सिगरेट पीते हैं या फिर ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं और उस जगह में काम करना पड़ रहा है या फिर रहना पड़ रहा है, तो सिगरेट के धुएं में 4000 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस पाया जा रहा है। सिगरेट के धुएं में 4000 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस पाया जा रहा है, जिनमें से 43 केमिकल सब्सटेंस कार्सिनोजेन होता है, यानी कि 43 केमिकल सब्सटेंस कैंसर पैदा करता है और 400 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस टॉक्सिन होते हैं। तो सिगरेट में से 4000 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस पाया जा रहा है, जिसमें से 43 केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं बेटा? कैंसर पैदा कर रहे हैं। और 400 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिक है, जो हमारे बॉडी के लिए जहरीले होते हैं। अब कैंसर में होता क्या है? ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये यूवी रेडिएशन है, जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बॉडी की किसी सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी पर्टिकुलर सेल ले लो, जैसे कि मान लेते यहाँ पर बहुत सारा सेल है, इसमें से कोई एक सेल का डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, क्या क्या होगा नहीं होगा बॉडी में। तो डीएनए को भी अगर मार देगा तो एक सेल जो डिवाइड करता है, देखो बेटा, एक सेल को डिवाइड करने में 24 घंटा का टाइम लगता है। एक सेल को 2 सेल में बनने में 24 घंटा का टाइम लगता है। पर जब इन सारे केमिकल की वजह से डीएनए बर्बाद हो जाता है तो ये सेल्स, ये एक जो सेल जो था, जिस मान लेते उसका डीएनए खराब हो चुका है, अब ये अनकंट्रोल तरीका से डिवाइड करेगा। जहाँ पर इसको 24 घंटा लग रहा था 1 से 2 होने में, अब मान लेते हैं कि वो 1 घंटा में 1 से 2 हो गया, 1 आवर में, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा बेटा? 4, 3 आवर में हो जाएगा 8, 4 आवर में हो जाएगा 12, 16। इस हिसाब से वो बढ़ते जाएगा। तो एक तरह से बंच ऑफ सेल बन जाएगा, बहुत सारा सेल। तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्यूमर। जब एक सेल इन सब केमिकल सब्सटेंस जो कैंसर पैदा करते हैं या यूवी रेडिएशन, इसके कारण की वजह से उस सेल का डीएनए अगर खराब हो जाएगा तो वो सेल अनकंट्रोलेबल मैनर में डिवीजन करेगा और एक बंच ऑफ सेल्स, एक गुच्छा बनाएगा सेल का, तो उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर होता है ये 2 तरह का होता है, एक तो होता है मैलिग्नाइंट, एक होता है नॉन मैलिग्नाइंट। मैलिग्नाइंट जो होता है ये कैंसर प्रोड्यूस करेगा आगे चल के, और ये कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। नॉन मैलिग्नाइंट ट्यूमर कैंसर प्रोड्यूस नहीं करता, वो एक ही जगह रहता है और उसको ऑपरेशन करके निकाल भी दिया जाता है। पर जो मैलिग्नाइंट ट्यूमर है वो बॉडी के सब हिस्से में फैलेगा और कैंसर प्रोड्यूस करेगा। तो जो तंबाकू होता है उससे ओरल कैंसर होता है, सिगरेट्स होते हैं इससे लंग्स कैंसर वगैरह होता है, ब्लड कैंसर, ये सारी चीज़, ये सारे केमिकल्स जो कैंसर पैदा करती है, उस सब केमिकलों कार्सिनोजेन में होते हैं। इसलिए तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है सब चीज़। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर 5.3 आज खत्म हो चुका है। होप सो चैप्टर 5.4 जो बचा हुआ है, ये सबसे बड़ा है पार्ट इसका, वो हम मंडे या ट्यूसडे तक अपलोड कर देंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमको पता चला है कि चैनल में लाइक करने से, वीडियोस में लाइक करने से इससे क्या होता है, रीच बढ़ता है। रीच बढ़ाने का एक ही मकसद है कि हमारे उर्दू मीडियम और हिंदी या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये सारा मटेरियल प्रोवाइड हो सके जो लोगों को नहीं मिल पाता। आईसीएसई के लिए बहुत सारा वीडियोस अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब में, पर डब्ल्यूबी के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं है पर्टिकुलर जो अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को डिफाइन करके समझा सके। और स्पेशली हिंदी और इंग्लिश के लिए तो कोई चैनल ही नहीं है। अगर आपको मिलेगा भी तो भी बंगाली वगैरह, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो पर, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को ये
मटेरियल प्रोवाइड हो सके। मैं वीडियो में आजकल मतलब जो लास्ट वीडियो में अपलोड किए 3-4 वीडियोस मैक्सिमम 150 या 100 व्यूज़ हुआ है। हम बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो 100 बच्चे लोगों को मेरे वीडियोस देख करके कुछ तो बेनिफिट होगा, पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर बेनिफिट हो पाए तो मेरा ही अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर हम एक ट्यूशन में पढ़ाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को रीच कर पाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप भले पढ़ते ना हो या फिर आप ऐसे ही रैंडमली वीडियो में आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लोग क्लास 10 में हैं और जिनके स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर नहीं समझ में आया है चैप्टर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।